नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपके क्लास 11 का होम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है हमारा विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। ठीक है, इसमें हम जो भी सरोकार वगैरह है उसके बारे में समझेंगे, हमारे स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे, ये सारी चीजें। ये जो चैप्टर है आपके मिड टर्म का लास्ट चैप्टर रहने वाला है और आपकी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट करवा दी गई है। तो आई होप आपने इससे पहले की जितनी भी वीडियो है चैप्टर्स की वो देख ली होगी, और साथ ही में जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसमें भी हमने एक दो चैप्टर करवा दिए, तो आपने वो भी वीडियो देख ली होगी। तो आपका जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें हम स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे, जन स्वास्थ्य क्या होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, इन सब चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का हम फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक स्वास्थ्य। तो आपको स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो कोई वो व्यक्ति की हम बात कर ले जो कि अपना दैनिक कार्य बिना किसी रुकावट के, थकान के, किसी मानसिक तनाव के कर रहा हो, तो हम उसको स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। स्वस्थ व्यक्ति की जो हम गिनती में उसको रखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ मेनली जो स्वास्थ्य है उसको एक्सप्लेन करना है, तो हम देख लेते हैं। तो क्या है इसमें, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छे होने की स्थिति है। क्या है, हम हर रूप में बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छे हो, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या मानसिक हो। यह केवल रोगों अथवा अशक्तता के ना होने की स्थिति नहीं है। मतलब कोई अस्वस्थ होना जरूरी नहीं है कि उसमें बस रोग हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अस्वस्थ होते हैं। अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति शरीर के किसी भी भाग या अंग के कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन या बदलाव, सामान्य प्रकार से कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने और पूर्ण रूप से स्वस्थ न रहने देने की स्थिति है। तो यहाँ बता रहे कि अस्वस्थता क्या होता है, जब हम पूर्ण रूप से कोई भी हमारा शरीर का भाग है जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है, कहीं न किसी प्रकार से क्या है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, हम खुद भी कार्य नहीं कर पाएंगे। हमारे जो बॉडी पार्ट्स है सही से काम करते हैं, उसके बाद जो हम बाहरी शारीरिक बल वगैरह है, मानसिक स्थिति है, उन सब में हमारा क्या है, सही संतुलन रहता है। लेकिन कोई भी हमारे शरीर का भाग जो है सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, हम भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो वही बताया गया कि किस तरीके से अगर हमारे शरीर का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त होता है तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे बोल सकते हैं डेली लाइफ में रुकावट बन जाती है। तो ये आपके स्वास्थ्य की डेफिनेशन थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया आपके स्वास्थ्य के आयाम। तो हम देखें इसमें क्या है, आपके 3 आयाम बता रखे हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा विभिन्न शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक आयामों के समाहित करती है। मतलब जो भी हमारे कौन से है, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक जो आयाम है उनको ही क्या है हमारा स्वास्थ्य परिभाषित जो है वो करता है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं हमारा जो है सामाजिक स्वास्थ्य। इसमें क्या दे रखा है हमें, तो किसी भी देश, राज्य, नगर में रहने वाले व्यक्तियों का सामाजिक स्वास्थ्य सरकार द्वारा उन तक पहुंचाई जाने वाली अनिवार्य वस्तु तथा सेवाओं को उपलब्ध कराने के समान अवसर व प्रत्येक व्यक्ति की उन तक पहुंच पर निर्भर करता है। अब क्या है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, हमारे समाज की बात की जा रही है। यहाँ किसी एक निजी व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, एक परिवार की बात नहीं की जा रही है, पूरे समाज की बात की जा रही है। तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा, हमारा सरकार ही रखेगी। जो हमारी सरकार है वही एक तरीके से देखेगी कौन कौन सी हम बोल सकते हैं संस्थाएं हैं या कौन कौन से कार्य हैं जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सही हो, उसको किया जाए। तो वही यहाँ बताया गया है कि ये क्या है, किसी भी देश या राज्य, नगर है, वहां के व्यक्तियों की जो भी सामाजिक स्वास्थ्य की हम बोल सकते हैं भागदौड़ किसके हाथ में है, तो हमारी सरकार के हाथ में है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का उस समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं से कितनी अच्छी प्रकार व्यवहार करता है, किस तरीके से हमारा व्यवहार है उन सब संस्थाओं के साथ, वो भी क्या है एक तरीके से हमारा इसके अंदर आ जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति के सामाजिक कौशल और समाज के सदस्य के रूप में काम करने की दक्षता शामिल है। कोई भी व्यक्ति किस तरीके से हमारे सामाजिक स्तर पर कार्य करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति जो है आते हैं साथ में, क्या है अलग अलग माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, तो उन सबके साथ डील करना इतना ईजी नहीं होता है। तो वही इसमें बताया गया है कि उनकी दक्षता जो होती है समाज के सदस्य के रूप में काम करने की, जो उनकी योग्यताएं हैं, दक्षताएं हैं, उनको भी परखा जाता है। अब यहाँ आपको बताए गए हैं स्वास्थ्य से जुड़े कुछ जो हमारे सामाजिक निर्धारक है वो हमें बताने हैं, जो भी सामाजिक स्तर के हैं। तो इसमें क्या है, रोजगार की स्थिति, कार्यस्थलों में सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सांस्कृतिक धार्मिक आस्थाएं, वर्जित कार्य और मूल्य प्रणाली,
सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधित परिस्थितियां। तो यहाँ पे आपको बता रखी है जो आपके जो स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक निर्धारक है। इसमें हम देख सकते हैं रोजगार की स्थिति, हमें रोजगार भी प्राप्त होता है सरकार द्वारा जो हम कार्य देख रहे हैं, कर रहे हैं, वहां पे क्या है, जिन व्यक्तियों को रखा जा रहा है एक तरीके से उनको रोजगार की प्राप्ति हो रही है। साथ ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा, अब क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से जो कार्यस्थल है वहां पे सुरक्षित रखने का भी कोई प्रावधान कराया जाता है। और ये सारी चीजें जो है हमारी जो भी स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सामाजिक जो निर्धारक है उसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका दे रखा है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य अब हम बात कर सकते हैं कि क्या है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से है, जहां पे व्यक्ति क्या है, भावनात्मक रूप से अपने अंदरूनी रूप से स्ट्रांग है, हम उसको क्या बोलेंगे, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बोलेंगे, जिसमें वह आवश्यकता पड़ने पर अपनी संज्ञात्मक तथा भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग कर सुचारू रूप से कार्य जो है वो कर सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है आपको कि कोई भी मतलब क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य में क्या आएगा, हमारे भावों पर हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या है, भाव पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए जहां हम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हम अंदरूनी रूप से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपका क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य में ये आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके जो है मानसिक स्वास्थ्य के सूचक, हम किस तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ है उसके सूचक आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। वह स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करता है, ठीक है, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्या है आने लग जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। वह दैनिक जीवन में सामने आने वाले सामान्य स्तर के तनाव से निपट सकता है। कोई भी दैनिक जीवन में कोई ऐसा कार्य आ रहा है जो कि उसके हम बोल सकते हैं कौशल से बिल्कुल अलग है, तो क्या करेगा, वो निराश होने की बजाय किसी न किसी तरीके से उस कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेगा। उसके संबंध संतोषप्रद होते हैं, वे स्वतंत्र जीवन बिता सकते हैं। अब उनकी जो भी संबंध है वो क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं संतोष जो है उनके मन के अंदर जागृत करता है और अपने कार्यों को वो आसानी से कर लेते हैं। किसी मानसिक या भावनात्मक तनाव की परिस्थितियों का सामना सहज रूप से कर सकता है। अब कोई भी स्थिति आ रही है उनके सामने, मानसिक रूप से ही है या भावनात्मक रूप से, उसका सामना वो आसानी से कर लेते हैं। वे किन्हीं बातों से डरते नहीं है, कोई भी बात हो जाती है तो उनसे डरते नहीं है। इनके अंदर क्या है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम सामने से क्या कर सकते हैं, उस जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से सामना करते हुए लंबी अवधि तक तनाव अवसाद महसूस नहीं करते। अब क्या है, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहे हैं वो लोग, उसका सामना कर रहे हैं। और साथ ही में क्या है, हम बोल सकते हैं ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई आज के टाइम पे, तो क्या है, कोई व्यक्ति उस बात को लेकर काफी लंबे समय तक तनाव में रहता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, डेली डेली भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फेस कर रहे हैं और साथ ही में तनाव मुक्त भी रह रहे हैं। तो ये कौन है, हमारे जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके ये लक्षण या हम गुण बोल सकते हैं जो ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका जो दे रखा है शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसमें क्या है, हम बोल सकते हैं शारीरिक रूप से हम मजबूत है, या फिर क्या है, कोई भी शारीरिक क्रिया करने में हम थक नहीं रहे, थकावट नहीं हो रही है, हम उसको बोल सकते हैं हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य में शारीरिक तंदुरुस्ती, क्रियाएं, क्षमताएं शामिल है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सामान्य गतिविधियां कर पाना, असाधारण रूप से थकान महसूस नहीं करना। अब क्या है, हमारा इसमें बता रखा है शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, तो जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो क्या है, पूर्ण रूप से हम तंदुरुस्ती से कर रहे हैं, हमारे अंदर फुर्ती है, थकावट नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कहेंगे। संक्रमण और रोग के प्रति पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता का होना। अब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमारी ही आ रही है, तो क्या है, हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा है वो काफी स्ट्रांग होता है, जो भी क्या है शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके अंदर। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहां आपका आ गया है स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, हम किस तरीके से अपने स्वास्थ्य की जो देखभाल है वो कर सकते हैं वो आपको यहाँ बताना है। तो क्या है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना, बढ़ावा देना, मॉनिटरिंग करने की या पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा समुदाय को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के एजेंटों, व्यवसायियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य की देखभाल में निवारक, संवर्धन तथा चिकित्सकीय देखभाल शामिल है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे आपको बता रखे कि कुछ लोगों द्वारा संस्थाएं वगैरह चालू की जाती है, किस लिए, हमारे स्वास्थ्य देखभाल के लिए। और उसमें क्या किया जाता है, तो जो चिकित्सकीय हमारी सेवाएं होती है या देखभाल होती है उनको इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है आपका,
स्वास्थ्य देखभाल के जो 3 स्तर है उनकी उपलब्धता, कौन कौन सी हम उपलब्धता बता सकते हैं कराई जाती है किस लिए, हमारे स्वास्थ्य देखभाल के लिए, उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्राथमिक देखभाल। किसी गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक देखभाल उपलब्ध कराता है। तो किसी गांव में क्या है, प्राथमिक देखभाल केंद्र है जो कि क्या करता है, जो प्राथमिक देखभाल है उसको उपलब्ध करवाते हैं। सेकंड द्वितीयक देखभाल है और थर्ड हमारा तृतीयक देखभाल है। द्वितीयक में क्या है, ये जिला अस्पताल होते हैं। प्राथमिक में क्या होता है, जो भी गांव की स्तर की हम बोल सकते हैं प्राथमिक देखभाल होती है। सेकंड हमारी क्या है, जिला अस्पताल हो गई द्वितीयक स्तर पे। और थर्ड स्तर पे क्या है, जिला अस्पतालों द्वारा भेजे गए रोगियों का इलाज यहाँ किया जाता है। उदाहरण के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था AIIMS, ठीक है। तो क्या है कि सेकेंड स्तर पे जो हमारा जिला स्तर आ रहा है, ये क्या करते हैं, जब कोई जांच हम बोल सकते हैं इनके यहाँ पे वो जो सामान है, सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, मशीनरी वगैरह जो है, तो क्या करते हैं ये मरीजों को भेज देते हैं बड़े हॉस्पिटल में, जो कि उदाहरण के लिए आपको बता रखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान है। तो ये क्या हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे तृतीयक देखभाल में आ जाएंगे। तो ये अलग अलग स्तर पे आपके देखभाल बता रखे हैं किस तरीके से जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए देखभाल के लिए निम्न स्तर है उसको बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका टॉपिक स्वास्थ्य के सूचक। अभी हम किस तरीके से स्वस्थ है इसके सूचक हम देख लेते हैं। तो क्या है, मृत्यु दर, रुग्णता, पौष्टिक तत्वों की कमी की दर, अशक्तता दर, पोषक स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, वितरण, उपयोग, परिवेश, स्वास्थ्य नीति, जीवन की गुणवत्ता आदि, ये हमारे क्या आएंगे, स्वस्थता के सूचक में आएंगे। ये जो भी चीजें हैं, मृत्यु दर वगैरह हो गया, किस हम बोल सकते हैं, हम विश्व स्तर की बात कर ले तो वहां पे मृत्यु दर की जो काउंटिंग होती है, कितने व्यक्ति क्या है जीवित रह रहे, कितने से कितने एज के व्यक्ति है हमारे समाज में, कितनी कोई जनसंख्या क्या है ज्यादा है एज के अंदर, तो ये सारी चीजें क्या है हम काउंट करते हैं, हमारे देशों में काउंट की जाती है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, स्वास्थ्य के सूचक के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका दे रखा है टॉपिक पोषण और स्वास्थ्य। तो इसमें हम समझेंगे पोषण के बारे में और हमारे जो पोषण से रिलेटेड स्वास्थ्य है हम उसके बारे में इसमें देखेंगे। तो क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा लिए गए संतुलित आहार से प्राप्त उचित पोषण व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सके। तो इसमें आपको बताया गया है कि स्वास्थ्य क्या है, तो क्या है, कोई भी हम संतुलित आहार ले रहे हैं जिसमें पूर्ण रूप से अनाज भी है, वसा वगैरह भी है और सभी चीजें उपलब्ध है, फल फ्रूट से लेकर दाल हो गए या फिर कोई अन्य चीज, तो क्या है वो हमारा एक संतुलित आहार हो जाएगा। और संतुलित आहार लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने जो जीवन है उसका अच्छे से आनंद ले रहे हैं। मतलब हम जो पोषण पदार्थ ले रहे हैं खाने के लिए, हम खा भी रहे हैं, साथ में उसका पाचन भी हो रहा है और हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है, जिससे क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन को आनंदित रूप से व्यतीत कर रहे हैं। उसमें संक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, ऊर्जा का पर्याप्त स्तर, दैनिक कामकाज करते समय थकान का ना होना के साथ साथ हर आयु वर्ग के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक विकास बिना किसी बाधा के निरंतर होते रहता है। उसी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति जो है वो भी कहा जाता है। मतलब इसमें आपको बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी खूबियां होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है, उसमें क्या है, संक्रमण प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। अब क्या है, कोई भी व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ है, पूर्ण रूप से क्या है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, तो क्या करेगा, वो तुरंत ही उस रोग से फाइट कर लेगा और क्या है, ठीक भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा का पर्याप्त स्तर होता है। ऊर्जा, कोई भी कार्य करने में हम ऊर्जा की बात कर ले वो भी पूर्ण रूप से उसके पास पर्याप्त होता है। और क्या है, दैनिक कामकाज करते समय थकान नहीं होता, रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसके करते समय क्या है, कोई हम व्यक्ति की बात कर ले तो क्या करता है, दिन भर काम करते करते वो रात तक इतना थक जाता है कि उसको होश भी नहीं रहता है। ठीक है, किसी किसी की सिचुएशन इस प्रकार की हो जाती है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है अपने दैनिक जीवन के कार्य करने के बाद भी उसके पास क्या है, ऊर्जा जो है वो पर्याप्त जो रूप से होती है। ठीक है, उनके पास बची रहती है ऊर्जा अन्य काम करने के लिए भी। और क्या है, हर आयु वर्ग के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक विकास बिना किसी बाधा के। मतलब कोई भी हम बोल सकते हैं एज है, अपने हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, तो हर एज में क्या है, उनके अंदर जो भी शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, भावनात्मक जो विकास है वो होते रहते हैं।
ठीक है। तो ये आपके क्या है, जो भी स्वस्थ व्यक्ति है जिसके अंदर क्या है, पोषण पूर्ण रूप से है। अब पोषण हमें किससे मिल रहा है, जब हम संतुलित आहार ले रहे हैं उसी से हमें पोषण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाएगा, सीधा नहीं है कि आपसे पूछ लेगा पोषण और स्वास्थ्य के क्या लाभ है, ऐसे पूछ ले, या पोषण हमें किस प्रकार से मिलता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है इसमें से आपसे कुछ पूछ ले कि संतुलित आहार से हमें क्या क्या जो चीजें हैं प्राप्त होती है, या आपसे पूछ लिया जाए कि हम अपने दैनिक कामकाज करते समय थकते नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हम दैनिक कामकाज करते समय थकते नहीं है, तो ये हमें हमारी किस उपलब्धता या कुछ खूबी को दर्शाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, अच्छी तरीके से ये समझना है और साथ ही में क्या करना है, तो क्वेश्चन जो जो आपको लगता है इस पैराग्राफ से या जो भी आप अन्य पैराग्राफ देखेंगे उससे आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि हाँ बन सकता है, तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है और साथ ही में उसके आंसर को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आई होप आपको जो ये आपका जो ये पैराग्राफ था समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, पोषक तत्वों का महत्व। अब क्या है, जो पोषण है हमारे लिए आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट, हम कोई भी कार्य कब कर पाते हैं, जब हमें पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको पोषक तत्व जो है उनके महत्व के बारे में बताना है। तो इसमें क्या है, शरीर का निर्माण करते हैं। फर्स्ट, हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तभी तो हम क्या करते हैं, छोटी सी एज से बड़े होते हैं, हाइट हमारी बड़ी होती है, हमारे अंदर जो पावर होती है, ऊर्जा जो होती है, शक्ति होती है, वो सारी चीजें बढ़ती है। ठीक है, तो बताया है कि शरीर का निर्माण हमारा किससे होता है, पोषक तत्वों के द्वारा ही होता है। विभिन्न क्रियाकलाप, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की संरचना व संगठन आदि के लिए विभिन्न बृहद व सूक्ष्म पोषक। अब पोषक तत्व आपसे पूछ सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, बृहद होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये 2 ही पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है, या फिर हम कोई भी क्रियाकलाप जो है वो कर पाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, या फिर शरीर की संरचना या संगठन आदि के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। भोजन में 50 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अब हमारा जो भोजन है उसमें क्या है, 50 से भी अधिक जो हमारे पोषक तत्व है वो पर्याप्त रूप में होते हैं। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ये भी क्या है, याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका वृहद पोषक तत्व दे रखा है। फर्स्ट मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, तो इसमें क्या है, वृहद पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता क्या है, हमें ज्यादा मात्रा में होती है। एक सूक्ष्म है, क्या है, जिसको हमें क्या है, उसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, भले ही कम मात्रा में हो लेकिन आवश्यकता होती है। वैसे ही क्या है, हमारे वृहद पोषक तत्व है, इनकी आवश्यकता भी हमें होती है, लेकिन क्या है, ज्यादा मात्रा में होती है हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता। अब हम देख लेते हैं कौन से हमारे वृहद पोषक तत्व है। तो क्या है, हमारे वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, रेशे व जल हो गया। ये क्या है, हमें इनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है, और ये क्या है, वृहद पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूक्ष्म पोषक तत्व दे रखा है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने आपको बता दिया कौन से होते हैं, जो क्या है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या है, हमें इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। कौन कौन से है, खनिज हो गए, लोह तत्व, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम इत्यादि, ये सब क्या है, हमें चाहिए होते हैं कम मात्रा में, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। विटामिन हो गया, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हो गया, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हो गया। इन सब की आवश्यकता क्या है, हमारे शरीर को होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है, ज्यादा मात्रा में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन मात्रा हमें इनकी कम चाहिए होती है। तो आई होप आपको जो ये दोनों है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, पोषणात्मक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक। अब क्या है, पोषण से रिलेटेड जो हमारा स्वास्थ्य है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, हमको वो बताने, किस तरीके से हार्म हो बोल सकते हैं कि सुरक्षित नहीं है, ये किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रभावित कर रहा है, मतलब कुछ हम बोल सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, वो हमें बताने इसमें। तो क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा, असुरक्षित की सुरक्षा, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षित पर्यावरण। क्या है कि ये बता रखिए आपको कौन कौन से पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट, अब देख रहे हैं आहार के बारे में आपको बताया गया, इसमें मेनली यही पूछा गया आपसे कि जो हमारे पोषक तत्व है या पोषण से मिलने वाला हमारा स्वास्थ्य है
तो उसको कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रभावित करती है। तो कौन कौन सी करती है? आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा। अब हम क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे आप लोग देखते हैं कि आहार, हम होटल वगैरह की बात कर ले, ठीक से पूरी तरीके से सुरक्षित रूप से नहीं बनाया जाता, या हम बोलते हैं उसमें ऑयल वगैरह अलग तरीके से डाल दिया जाता है, या ठीक पानी का यूज नहीं किया जाता उन सब में। तो क्या है, वही बताया गया है कि आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। किस लिए? पोषणात्मक स्वास्थ्य के लिए, या फिर असुरक्षित की सुरक्षा, या कोई ऐसा फूड जो है सुरक्षित नहीं है उसको भी क्या है, हमें सुरक्षित करके रखना चाहिए, सुरक्षित ही लेना चाहिए। ठीक है, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, ये हमारे WHO ने जो बोला है कि सबके लिए क्या है, एक अच्छा स्वास्थ्य क्या है, हमारे जो पोषणात्मक स्वास्थ्य है उसको भी क्या है, एक तरीके से रिलेटेड होगा। और सुरक्षित पर्यावरण, अब हम देख रहे हैं असुरक्षित पर्यावरण, फिलहाल तो हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा प्रदूषण हम बोल रहे हैं कि कितना ज्यादा बढ़ रहा है हमारा जो पोल्यूशन लेवल है। या फिर हम कोई भी फेस्ट की बात कर ले, अभी हम देख रहे हैं काफी तो कम है, लेकिन दीपावली के टाइम पे हम देख लेंगे पूरा क्या है, दिल्ली की ही हम बात कर ले तो पूरा बिल्कुल धुंध धुंध हो जाता है। तो क्या है, हमारे पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए हमारा एक सुरक्षित पर्यावरण भी इसमें हम बोल सकते हैं रोल जो है वो निभाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या दे रखा है, पोषण संबंधित समस्याएं और उनके परिणाम। तो हमारे जो भी पोषण से संबंधित समस्याएं हैं उनको हम देखेंगे, और साथ ही में उनके कौन कौन से परिणाम निकल के आते हैं हम वो भी देखेंगे। तो यह फर्स्ट आपको बता रखा है, पोषक तत्वों का अंत ग्रहण आवश्यकता से अधिक व आवश्यकता से कम आयु लिंग व्यवसाय अनुसार होना, दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। मतलब क्या है, पोषण अगर हम कम ले रहे हैं, अल्प पोषण ले रहे हैं तब भी हमें प्रॉब्लम होगी, या फिर हम अति पोषण ले रहे हैं, पोषण की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, तब भी हमें क्या है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। वही आपको यहाँ पे बताया गया। और भारत में प्रायः हम दोनों ही सिरों पर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मतलब हम अल्प पोषण और अति पोषण दोनों का ही क्या है, दोनों ही हम प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। पोषण संबंधित समस्याओं के प्रमुख कारण कौन कौन से है, ये अब आपको बताने हैं कि पोषण जो है, हम बोल रहे हैं पोषण के बारे में इतनी हम लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं हम लोगों को, लेकिन क्या है, सभी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, सभी लोगों तक पूर्ण रूप से पोषण नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी कौन कौन सी हम बोल सकते हैं बातें ऐसी है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है पूरा, तो वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हम गरीबी की बात कर ले तो क्या है, गरीबी हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्या है, पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है। क्या है, कोई व्यक्ति है, गरीब है, उसके घर में एक कमाने वाला है और 5 खाने वाले, तो क्या होगा, वो पूर्ण रूप से क्या उनकी जो जरूरत होगी उनको पूरा कर पाएगा, या 5 के लिए जो पूर्ण रूप से हमें बोल सकते हैं एक संतुलित आहार होगा उसका भी निर्माण वो नहीं कर पाएगा, उसको भी अर्जित नहीं कर पाएगा। तो हमारा मेन क्या है, जो पोषण से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो उसका रीजन क्या होता है, फर्स्ट गरीबी ही होता है। फिर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता न होना, आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी है जो पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, किसी व्यक्ति के घर में उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो एक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता भी आ जाएगी। अज्ञानता, अब लोगों को पता नहीं है कौन से खाना लेना चाहिए, किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, जो भी हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे काम काज करने वाले हम लोग बोल सकते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद काम करते हैं, साथ में अपने बच्चों को भी वहां पे काम पे ले जाते हैं। हम बोल सकते हैं जो कारीगर वगैरह होते हैं, हम घर बनाने का जो काम करते हैं उनकी हम बात कर ले तो क्या करते हैं, आप वहां देखते हैं वो एक टाइम का खाना खा रहे, 2 टाइम का खाना खा रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो काम करे, हम पिता की बात कर ले, हो सकता है कि वो ज्यादा खाए, लेकिन क्या है, साथ में जो महिला होती है उसके या बच्चे जो होते हैं उनका थोड़े में क्या करना पड़ता है, गुजर बसर करना पड़ता है। तो यहाँ पे अज्ञानता भी आ जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होना, अब क्या है, व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं, हम जंक फूड की बात कर ले, आजकल कितना चल रहा है, प्रचलन में है, कोक वगैरह की बात कर ले, तो क्या है, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है, हम इस वजह से इन सब चीजों का सेवन कर रहे हैं। बेरोजगारी, ये भी गरीबी में आ जाएगा कि बेरोजगार है तो हम किस तरीके से अपनी जो पूर्ण रूप से हम संतुलित आहार है जो हमें खाना चाहिए, लेना चाहिए, उसको हम नहीं ले पा रहे हैं। जो फास्ट फूड है या फिर जो भी अन्य जो हम बोल सकते हैं पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ जो भोजन है हम उन सबको ले रहे हैं, जैसे मैगी की बात कर रहे हैं, हम नूडल्स की बात कर रहे हैं, चाउमीन वगैरह, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि हम बोल सकते हैं हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ये एक तरीके से जो मैदे की चीजें है हमारे वजन को भी बढ़ा देती है और साथ ही में जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वो भी कम कर देती है।
व्यस्त जीवन शैली, अब लोग के देखते हैं पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। तो यही है इसमें कि क्या है, व्यस्त जीवन शैली की वजह से उनको ये तक ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है। ठीक है, तो हमारा एक व्यस्त जीवन शैली भी इसमें आ जाएगा। पत्नी और जो पति पत्नी है दोनों का बाहर कार्य करना, दोनों ही बाहर कार्य कर रहे हैं, बाहर ही खा रहे हैं, बाहर खा पी के घर में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बाहर का खाना खा के क्या होगा कि अब हम कितना भी बाहर का खाना खा ले तो हमें पता है कि वो किस प्रकार से दूषित तरीके से वो खाना जो है, भोजन जो है बनाते हैं, तो उससे भी जो पोषण से संबंधित समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है। तो ये सारे आपके थे कि किस प्रकार से जो हमारे पोषण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं हमारी उत्पन्न होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम आपका देख लेते हैं। तो इसमें आपके परिणाम दे रखे हैं कि इसके कौन कौन से परिणाम निकल के आते हैं। हम मेनली बात कर ले तो पोषण संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उससे कौन कौन से परिणाम निकल के आ रहे हैं। तो क्या है, सही पोषण स्तर प्राप्त न होने की स्थिति में व्यक्ति कुपोषण का शिकारी हो जाता है। ठीक है, जब हमें पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त नहीं हो रहा, अल्प पोषित हम बोल सकते हैं पोषण, अल्प पोषण जो है हमारा उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमें पूर्ण रूप से जो क्या है पोषण प्राप्त नहीं हो रहा तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कुपोषण के शिकारी बोल रहे हैं। वह शरीर विभिन्न प्रकार की चयापचय संबंधित, त्वचा संबंधित, नेत्र संबंधित समस्या व शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति हम बोल रहे हैं कुपोषण के शिकारी है, जिनको पूर्ण रूप से क्या है हम बोल सकते हैं पोषण प्राप्त नहीं है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो सामना है वो करना पड़ता है, जैसे कि चयापचय संबंधित, मतलब कोई भी भोजन ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से पाचित नहीं हो रहा है उनके शरीर में। और क्या है, त्वचा से संबंधित हो गया, फेस से हम बोल सकते हैं बहुत सारी समस्याएं जो उत्पन्न होती है, नेत्र संबंधित हम बोल सकते हैं नजरें कमजोर हो जाती है, कोई भी अन्य प्रॉब्लम जो होती है, या फिर जो भी अलग अलग शरीर के हम भाग की बात कर ले वहां कोई ना कोई रोग जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये कब होता है, जब हम क्या है कुपोषण की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। अब यहाँ आपको कुपोषण के बारे में बता रखा है कि कुपोषण क्या है, तो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता जो है से कम अधिक पोषण मिलने की स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है यदि उसको आवश्यकता से कम या अधिक पोषण मिल रहा है, हम यहाँ पे अल्प की भी बात कर रहे हैं और हम अति की भी बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे दोनों ही कुपोषण जो है पोषण है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, जब हमें आवश्यकता से कम भी मिल रहा है और आवश्यकता से अधिक भी मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कुपोषण की स्थिति ही कहेंगे। जिसमें अत्यधिक कुपोषण मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो जन्म से कम वजन और बौनेपन के शिकारी होते हैं में अल्प पोषण पाया जाता है। अब यहाँ पे बता रखा है किन किन में जो हमारा अल्प पोषण में पाया जाता है, तो जो गर्भवती महिलाएं होती है या फिर 3 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते जो कि क्या है बचपन से उनका जो वजन है, जन्म के साथ ही उनका वजन क्या है कम हुआ है, या फिर हम बौने बच्चों की बात कर ले, ये सब क्या होते हैं जो हमारे कुपोषण है उसके जो अल्प कुपोषण है उसके शिकारी होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो कुपोषण है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम पोषण के जो तत्व है, जो कुपोषण के तहत मतलब पोषण के तहत जो भी हमारी जो हम बोल सकते हैं संगठन वगैरह चालू किए जा रहे हैं या फिर किस तरीके से पोषण के तहत जो समस्याएं हैं हम उनसे लड़ रहे हैं, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। तो क्या है, कुपोषण एक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा में कम प्राप्ति है। अब क्या है, कोई भी व्यक्ति कुपोषित कब है, जब उसको क्या है पोषण की मात्रा जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है, जिसमें न केवल वजन कम होना बल्कि व्यक्ति की शारीरिक और सामाजिक रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए भी बता रखा है, इसमें क्या होता है कुपोषण की समस्या में सिर्फ वजन कम नहीं होता है बल्कि क्या है शारीरिक और मानसिक सामाजिक रूप से भी वो व्यक्ति क्या होता है प्रभावित हो जाता है। इसके उदाहरण बता रखे हैं, फर्स्ट आपको दे रखा है आयोडीन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है हमारी गलगन, मृत प्रसव तथा गर्भपात का होना। क्या है, या तो हम बोल सकते हैं बेबी की मृत्यु हो जाती है, जब हम बोल सकते हैं जब जन्म होता है बेबी का उसी टाइम मृत्यु हो जाती है, या फिर गर्भपात, या फिर बेबी क्या होता है स्टमक में उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी ऐसी सिचुएशन कब होती है हमारी आयोडीन की कमी से होती है। बच्चों में गूंगापन, अब क्या है आयोडीन की कमी, हमें आयोडीन कम मात्रा में चाहिए होता है, ये एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये पूर्ण रूप से हमें प्राप्त ना हो तो बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये प्रॉब्लम क्या है, गले में कुछ प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ निकल जाते हैं,
ये जो गर्दन है वो फैल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी गलगंड बीमारी कहते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, मृत प्रसव या तो बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है, या फिर बच्चा क्या होता है स्टमक में उसकी डेथ हो जाती है, या बच्चे जो होते हैं गूंगे पैदा होते हैं, या फिर बहरापन हो जाता है उनके अंदर, मानसिक मंदता तथा क्रेटिना यानी बौनापन हो सकता है। तो क्या है, आयोडीन की कमी से बौनापन भी होता है। नेक्स्ट आपका बता रखा है विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो रतौंधी या अंधापन हो गया। नेक्स्ट आपको बता रखा है लोह तत्व की कमी से हमारा रक्ताल्पता होता है। ठीक है, तो ये आपको बता रखे है कि पोषण की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पोषण के तहत कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, पोषण की कमी से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, या फिर कुपोषण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको क्या है, ये सेम जो आंसर है वो लिखना होगा। अब यहाँ नेक्स्ट आपको दे रखा है आपका अति पोषण। अब अति पोषण क्या है, तो इसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार जो है हम बोल सकते हैं पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसको हम अति पोषक कहेंगे। ये भी एक प्रकार से समस्या है, क्योंकि कोई भी चीज हमें लिमिट में ही लेनी होती है। कोई चीज कम मिल रही है, कोई चीज ज्यादा मिल रही है, तो दोनों ही क्या होगी, एक तरीके से समस्या उत्पन्न कर देगी। तो अति पोषण में क्या है, व्यक्ति अनुमानित पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व जो है ग्रहण कर लेता है, तो अति पोषण से ग्रसित हो जाता है। पोषक तत्व क्या है, जितनी हमें चाहिए होती है उसकी आवश्यकता से ज्यादा ही क्या कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। जिसमें कुछ पोषक तत्वों की अधिकता से विषाक्तता का होना, व्यक्ति का वजन बढ़ना, मोटापा भी हो सकता है। मोटापा होने पर कई प्रकार का खतरा बढ़ जाता है। इससे होने वाले कुछ जो हमारे रोग है, जैसे कि यहाँ पे ये रोग मधुमेह है, हृदय रोग है और रक्तदाब है। तो ऐसे क्या क्या है समस्या उत्पन्न होती है जब हम क्या करते हैं, हमारे अंदर अति पोषण की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब ये सारी सिचुएशन जो है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपका दे रखा है इसमें, भारत में हम पोषक के दोनों सिरों पर समस्याओं का सामना करते हैं। अब क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि क्या है, भारत में हम दोनों तरीके से, अल्प जो है हम उसका भी सामना कर रहे हैं और जो हमारा अति है हम उसका भी सामना कर रहे हैं। दोनों प्रकार की समस्या है हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। तो इसमें क्या है, अर्थात अल्प पोषण पोषणात्मक कमी जो है, और अति पोषण आहार से संबंधित दीर्घकालीन असंक्रामक रोग है। इसे कुपोषण का दोहरा बोझ कहा गया है। अब यहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है, कुपोषण का दोहरा बोझ किससे कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, जो भी टॉपिक्स आपको समझाए जा रहे हैं आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो किसे कहा गया हमारे कुपोषण का दोहरा बोझ, जहां हमारा भारत देश क्या कर रहा है, दोनों प्रकार के कुपोषण की समस्याओं से जूझ रहा है, जहां पे हमें अल्प पोषण भी है, जहां पे क्या हो रहा है पोषक तत्वों की कमी हो रही है, और वहीं पे हमें अति पोषण भी है, जहां पे व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा क्या करता है, पोषक जो तत्व है उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं क्या दे रखा है आपका, स्वास्थ्य और विज्ञान के बारे में आपको बताना है इसमें। तो क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता रोग की रोकथाम व नियंत्रण के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें क्या बता रखा है, स्वास्थ्य विज्ञान में स्वच्छता और रोकथाम व नियंत्रण के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से, मतलब बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। जब हम स्वास्थ्य विज्ञान की बात करते हैं, दोनों पहलू निजी और पर्यावरणीय स्वच्छता दोनों की ही बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य भोजन सहित मुख्यतः उन सामाजिक परिवेश, जीवन शैली तथा व्यवहार पर निर्भर करता है। अब कोई भी व्यक्ति की स्वच्छता कब, हम किस तरीके से हमारा बाहरी परिवेश मतलब आसपास की स्वच्छता की हम बात कर ले, किस प्रकार से हमारा वातावरण स्वच्छ है या नहीं है, या फिर किस तरीके से हमारा व्यवहारिक जीवन है पूर्ण रूप से स्वच्छ है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें प्रभावित करती है। तो ये सब क्या है, हमें जो स्वास्थ्य विज्ञान है उस पे इन लोगों को फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आपका देख लेते हैं। तो यहाँ आपको निजी स्वच्छता जो है वो बता रखी है, हम किस तरीके से खुद को स्वच्छ रख सकते हैं। निजी मतलब हम स्वयं को किस प्रकार से स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बता रखी है हम किस तरीके से खुद को स्वच्छ रख सकते हैं। तो क्या है, प्रतिदिन स्नान करना, डेली क्या है हमें स्नान करना चाहिए। उससे क्या है, हमारे अंदर की जो भी शरीर की जो गंदगी है बाहरी रूप से है वो सारी क्या होगी, साफ हो जाएगी। आंख, नाक, कान की नियमित रूप से सफाई करना, नाखूनों को साफ रखना, ये सब क्या है आमतौर पर तुरंत ही गंदे होने वाले जो भी चीजें हैं वो है हमारे शरीर की हम बात कर ले तो क्या है, हमें इन्हें हमेशा साफ करते रहना चाहिए। वह सही समय अंतराल पर काटा जाना, हमें नाखून वगैरह क्या है सही समय अंतराल पर काट लेने चाहिए।
स्वच्छ वस्त्रों को पहनना, स्वच्छ जगह पर बैठना, उठते बैठते समय कपड़ों का ध्यान रखना, खाना खाते समय या बाद में हाथ साबुन से धोना। तो ये सारे क्या है, हमारे निजी, जो भी हम निजी रूप से किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, स्वच्छ रह सकते हैं, उन सबके ये पहलू है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम आपका देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, पर्यावरण स्वच्छता। हम किस तरीके से अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं वो दे रखा है। तो क्या है, घरों को प्रतिदिन साफ सुथरा रखना। अब पर्यावरण की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे निजी या फिर हम सामुदायिक की बात कर ले वो नहीं हो रही है। पर्यावरण, हम किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। तो फर्स्ट हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, अपने अपने घरों से शुरुआत करनी है। जब हम अपने घर को साफ रखेंगे, अन्य व्यक्ति अपने घरों को साफ रखेंगे, तो क्या होगा, एक तरीके से हमारे आसपास का जो परिवेश है वो भी साफ रहेगा, ठीक है, स्वच्छ रहेगा। तो वही है कि क्या करना है, अपने घरों को प्रतिदिन साफ सुथरा रखना है। घरों का कूड़ा कूड़ेदान में डाले, गली में ना डाले, साथ ही जलाया भी ना जाए व नए पेड़ पौधों को कुछ समय के अंतराल पर लगाया जाए। कूड़े को ऐसे जला नहीं देना चाहिए। कुछ कूड़े ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, मिलते नहीं है हमारे, हम बोल सकते हैं मिट्टी के अंदर नहीं मिलते, पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। तो क्या है, हमें उनको जलाना नहीं है और दैनिक रूप में हमें क्या है, कूड़ेदान में जो कूड़ा है उसको डालना है और साथ ही में हमें पौधे भी लगाते रहना चाहिए। घरों, फैक्ट्रियों व कारखानों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल तथा तय मानकों के अनुसार ही इस्तेमाल किए जाए। जो भी केमिकल है, जब उनके कुछ मानक होते हैं तो उनको तय मानक के द्वारा ही क्या है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। नालों को ढका जाना चाहिए व पानी की सप्लाई के पाइप नालों के पास से होकर ना गुजरे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है, हमें नालों की भी सफाई करनी चाहिए, साथ ही में जो पीने का पानी है उनका क्या है, जो पाइपलाइन है वो भी नालियों के साथ ना निकले, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना क्या होगा, हमारा पानी भी जो है दूषित हो जाएगा। तो ये सारे क्या थे आपके पर्यावरण स्वच्छता हम किस प्रकार से रख सकते हैं, उसके हम बोल सकते हैं स्रोत थे या तरीके थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका टॉपिक। यह क्या दे रखा है, खाद्य स्वच्छता विभिन्न प्रकार से स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कार्य करती है। अब क्या है, हम खाद्य स्वच्छता की बात कर ले, मेन तो हमारे शरीर में क्या है, हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वही जा रहा है हमारे शरीर को क्या करना है, पोषक तत्व प्रदान कर रहा है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो हमारा खाद्य स्वच्छता है वो किस प्रकार से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो क्या है, खाद्य पदार्थ खेतों में उगाए जाने से लेकर घरों में खाए जाने तक एक लंबा सफर तय करते हैं। अब क्या है कि एक जगह पे उसका निर्माण हो रहा है, साथ ही में क्या है, ट्रांसफर होके वो शहरों में आ रहा है और शहरों में क्या कर रहे हैं, लोग उसको ले रहे हैं और उसी को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, जिससे विभिन्न स्तरों पर उनके दूषित होने की संभावनाएं होती है। अब जब हम बोल रहे हैं इतना लंबा सफर उसने तय किया है उस खाद्य पदार्थ ने, तो क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से वो दूषित होगा ही। ठीक है, जिसमें फार्मिक एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण, अलग अलग मार्केट से बेचा जाना। अब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, साथ ही में वहां पे भी डिवाइड हो जा रहा है, कभी वो किसी फार्मिंग में चला जा रहा है, कहीं किसी बाजार में चला जा रहा है, तो और भी क्या है, उसकी दूषित होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। विभिन्न फैक्ट्रियां, कोल्ड स्टोरेज, होटल में प्रोसेसिंग व कुकिंग व घरों में भी अपनाई जाने वाली कुकिंग की विधियां व स्वच्छता के नियमों का पालन न होने की स्थिति में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, हम पूर्ण रूप से जो स्वच्छता है अपने भोजन के निर्माण के टाइम उसको नहीं अपना रहे हैं, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या है, हमें हो जाती है। जैसे बता रखा है आपको एग्जाम्पल में, हैजा हो गया, अतिसार हो गया, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ आपको दे रखा है आहार संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान। आहार संबंधित जो हमारा स्वास्थ्य विज्ञान है उसके बारे में आपको बताने किस तरीके से हम आहार को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो क्या है, आहार संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान आहार जनित रोग तब है जब हम दूषित सूक्ष्म जीव युक्त भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आहार से संबंधित कोई भी रोग हमें कब होता है, जब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा दूषित सूक्ष्म जीव है वो भोजन में चला जाता है और हम उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, आहार संबंधित जो भी समस्याएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। आहार जनित बीमारियां अन्य कारकों के कारण हो सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे कारक है, जैसे कि आपको बता रखे हैं खाद्य पदार्थों का जीव या विषैला पदार्थ युक्त होना। अब क्या है, खाद्य पदार्थ जो है वो किसी प्रकार से विषैला है, दूषित है, ठीक नहीं है, खाने योग्य नहीं है, तो उससे भी क्या होगा, हमें जो प्रॉब्लम है, आहार संबंधी जो समस्याएं है वो उत्पन्न होने लग जाएगी। दूषित आहार का सेवन काफी मात्रा में किया जाना। अब गलत आहार का सेवन हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं।
दूषित, संक्रमित, असुरक्षित खाद्य पदार्थों का प्रयोग जिनमें जल, मसाले, दूषित या बचे हुए तेल का दोबारा इस्तेमाल, खाना स्वादिष्ट बनाने वाले पदार्थ, रंग, मिश्रण आदि भी शामिल होते हैं। ठीक है, होटल वगैरह की हम बात कर ले, इसी प्रकार से वहां पे किया जाता है, कोई तेल बच गया तो उसको रिपीट कर दिया जाएगा, उसमें रंग वगैरह मिलाया जाता है, गंध मिलाई जाती है, तो सारी चीजें क्या है हमारे शरीर को हार्म करती है, हमारे शरीर को क्या है एक तरीके से नुकसान पहुंचाती है। अनुचित भंडारण के कारण भंडारण की जगह पर कीट और कृमि नियंत्रण न करना, संदूषित उपकरणों, बर्तनों, प्लेटों, चम्मच, गिलासों का प्रयोग, भोजन का ठीक से पका न होना। तो ये सारी समस्याएं हमारी कब उत्पन्न हो रही है, जब ये सारी समस्याएं किस में आएंगी, हमारी आहार संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसमें आएगी। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक हो जाना चाहिए कि हमें इस प्रकार से जो भोजन है उसका निर्माण नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी इस प्रकार से निर्मित जो भोजन है उसका सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो ये आपको जल सुरक्षा के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से आप अपने जो जल सुरक्षा है वो कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो हम देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जल जो है हमारे लिए कितना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जल के बारे में बताना है, जल की सुरक्षा के बारे में आपको बताना है कि हम किस प्रकार से जो जल सुरक्षा है उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या बता रखा है इसमें कि हमारा जो शरीर है लगभग 60% जो है, 60% जो है हमारा 60% क्या है, जल से बना हुआ है, परसेंटेज। ठीक है, इसके अतिरिक्त जीवन के लिए उपयोगी विभिन्न कार्य जैसे शरीर क्रियात्मक, घरेलू उपयोगिता, सार्वजनिक औद्योगिक उपयोगिता के कार्य में भी जल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। अब क्या है, यहाँ बता रखा है कि लगभग 60% क्या होता है, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन हम जल के बिना कोई भी कार्य कर सकते हैं क्या? हम घर की ही कोई बात ले ले, खाना बनाना ले ले, कपड़े धोना ले ले, बर्तन धोना, कार की सफाई, घर की सफाई, सब जगह क्या है, जल हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको जल की जो विशेषता है वो बता रखी है। अब यहाँ आपको जल का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र क्या है हमारा, H2 है, H2O है हमारा। ठीक है, हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक व रासायनिक क्रिया तरल माध्यम द्वारा ही संभव हो पाती है, जिसमें जल की प्रधानता होती है। अब हमारे शरीर में क्या है, भोजन का पाचन हो रहा है या किसी तरीके से भोजन अवशोषित हो रहा है, तो किस प्रकार से हो रहा है, हमारे जल की जो भी है चीजें, हम बोल सकते हैं जल की जो है प्रमुखता होती है, जल प्रधान होता है उसमें। जब हमारे शरीर में कोई भी पाचन क्रिया चल रही है या फिर कोई भी जैविक या रासायनिक क्रिया हो रही है हमारे शरीर के अंदर, तो उसके लिए जल की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जल के बिना क्या है, तरल पदार्थ के बिना क्या होगा, ये जो कार्य है, क्रिया है, वो संपन्न नहीं हो पाएगी। ठीक है, जल हमारे शरीर तापमान को नियंत्रित करता है। अब जल से क्या, हमारा जो शारीरिक तापमान है एक प्रकार से नियंत्रित रहता है, नहीं तो क्या होगा, हमारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम, जो समस्याएं होगी उत्पन्न होने लग जाएगी। 20% जल कम होने पर ही व्यक्ति निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है। अगर हमारे शरीर में 20% भी जल जो है उसकी मात्रा कम होती है तो क्या होगा, निर्जलीकरण का शिकार हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जल की कमी हो जाएगी, और जिस कारण व्यक्ति की अकस्मात जो मृत्यु है वो हो जाएगी। मतलब अचानक ही जो है, कम आयु में भी हम बात कर ले तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो देख रहे हैं जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, और अगर जल की मात्रा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है तो क्या होगा, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ क्या है, हम बोल सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। आप समझ रहे हैं कि हमें जल की थोड़ी सी भी कमी के कारण क्या हो सकता है, हमारी मृत्यु हो सकती है। साथ ही में हम बहुत सारे घर के कार्य की बात कर ले, अपने जीवन की बात कर ले, जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। हर जगह पे हम जल क्या है, किसी न किसी प्रकार से जल जो है वो आ ही जाएगा। अब यहाँ आपको पेयजल की गुणवत्ता बता रखी है कि इस प्रकार से जो पेयजल, पीने योग्य जो जल होता है, उसके गुण होते हैं कौन कौन से। ठीक है, फर्स्ट भौतिक गुण क्या है, इसमें रंगहीन होता है वो। ठीक, उसमें कोई भी रंग नहीं होता, कोई भी रंग जिस रंग में आप डालोगे वो उस रंग का हो जाएगा, वो हमारा क्या होता है, पेयजल की गुणवत्ता जो होती है उसमें आएगा। या गंधहीन होगा, उसके अंदर कोई भी गंध नहीं होगा। ठीक है, एकदम हम बोल सकते हैं कोई भी गंध पता नहीं चल रही है, कोई भी कलर पता नहीं चल रहा है। और स्वादहीन होगा, कोई टेस्ट भी नहीं होगा उसका, और ऊपर से पारदर्शी होगा, मतलब आर पार आसानी से उसके दिखाई देगा। ये हमारा क्या होगा, एक स्वच्छ पेयजल होगा। पीने युक्त जो जल होगा उसके ये सारे गुण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको बता रखा है आपके, सॉरी
हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट यहाँ क्या दे रखा है आपको, रासायनिक गुण दे रखे हैं, जल के जो रासायनिक गुण है वो दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थ से मुक्त। जल क्या होता है, नाइट्रोजन और जो हमारा कार्बन है उन पदार्थों से मुक्त होता है। शीशा, लोह, जिंक आदि जैसे विषैले पदार्थ मिले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें रासायनिक गुण में क्या है, फर्स्ट हमने भौतिक गुण देख लिया, रंगहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है, पारदर्शी होता है। अब यहाँ पे आपको रासायनिक गुण बता रखे कि नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थों से मुक्त होता है, इसमें वो नहीं होते हैं। और शीशा, लोहा, जिंक आदि जैसे विषैले पदार्थ भी इसमें मिले हुए नहीं होते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना चाहिए। तो क्या है, जल को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी तरीके से उसको उबालते हैं। उदासीन पीएच 7 पीएच। अब यहाँ पे आपको पीएच मान जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, पीएच मान क्या है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और इससे पहले वाले जो भी होते हैं हम उनको अम्ल, और बाद वाले जो होते हैं हमारे क्षारीय, हम ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें डिवाइड करते हैं। तो जल का पीएच मान कितना होता है हमारा, 7 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जमाना चाहिए। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको उबालना चाहिए और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना चाहिए, इसको जमाना चाहिए। तो ये सारे क्या है आपके जो जल है उसके हमारे रासायनिक हम गुण की बात कर ले तो ये हमारे जो जल के रासायनिक गुण हैं वो सारे थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके जो जैविक गुण हैं, जल के जो जैविक गुण हैं हम उसको देख लेते हैं। तो क्या है, जल रोगजनक जीवाणु से रहित होता है, कोई भी रोगजनक जो जीवाणु है उसके अंदर नहीं होते हैं। नुकसानदायक बैक्टीरिया रहित होता है, कोई भी नुकसानदायक बैक्टीरिया जो शरीर को किसी तरीके से क्षति पहुंचाए वो सारी चीजें क्या है इसमें नहीं होती है। 25 जो जल शुद्धिकरण की कुछ विधियां है, जो ये जल शुद्धिकरण है उसकी कुछ विधियां है। ठीक है, उबालना, जल को घरेलू स्तर पर शुद्ध करने की एक लगभग 25 से 30 मिनट तथा 212 डिग्री F तापक्रम पर उबालना चाहिए। तो यहाँ बता रखा है कि हम किस प्रकार से घर में जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो क्या है, उसको 25 से 30 मिनट हम उसको उबालेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जल है वो एक तरीके से जो दूषित से हम बोल सकते हैं पीने योग्य पेय पदार्थ बन जाएगा। यहाँ नेक्स्ट आपको पानी में ही बता रखा है, जल में ही बता रखा है क्लोरीनीकरण। तो इसमें क्या है, पानी की अधिक मात्रा को एक साथ साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम क्लोरीनीकरण का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को साफ करना हो। हम घरेलू स्तर की बात कर ले तो हम कोई भी पतीला हो गया या कोई भी चीज हो गई उसमें 25 से 30 मिनट उसको उबालेंगे तो वो स्वच्छ हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। लेकिन जब हमें वही बहुत ज्यादा मात्रा में करना होगा तो किस प्रकार से हम करेंगे, क्लोरीनीकरण के द्वारा करेंगे। तो जैसे पानी का टैंक इत्यादि, जब बड़ी मात्रा में मतलब पानी का टैंकर हो गया या कोई अन्य बड़ी हम चीज की बात करें जहां हमें पानी की आवश्यकता हो, तो वहां पे हम किस प्रकार से शुद्ध करेंगे उस पानी को, इस विधि के द्वारा करेंगे। इस विधि द्वारा क्लोरीन व पानी का अनुपात जो हम बोल सकते हैं 1:20 रखा जाता है। ज्यादा क्लोरीन का इस्तेमाल पानी को स्वादहीन कर देता है। अब क्या है, हम ज्यादा क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे तो पानी स्वादहीन हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, इस विधि के द्वारा पानी जो है और क्लोरीन जो है, हमारा क्लोरीन और पानी है उसका अनुपात हम कितना रखेंगे, 1:20 रखेंगे। ठीक है, क्लोरीन की गोलियां बाजार में हालाइजोन और क्लोरेड कॉर्न के नाम से क्या है जाना जाता है। क्लोरीन की एक गोली को तोड़कर 10 लीटर पानी में घोलकर 25 से 30 मिनट तक पड़ा रहने दिया जाता है और फिर फिल्टर कर लिया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, तो ये जो दवाई होती है उसको हम तोड़ के रख देते हैं और साथ ही में 25 से 30 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं और फिर जो पानी है उसको फिल्टर कर लिया जाता है और पानी क्या होता है, पीने योग्य बन जाता है। नेक्स्ट आपको बता रखा है भंडारण या फिर छानने की जो प्रक्रिया है वो बता रखा है, किस प्रकार से क्या है जल का भंडारण करना है सुरक्षित रूप से और किस प्रकार से उसको छाना जाना चाहिए। तो क्या है, जल को विभिन्न स्रोत से एकत्र कर घरेलू व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए संग्रहित कर लिया जाता है, जिसे भंडारण कहते हैं। अब क्या करते हैं, हम संग्रहित कर लेते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए हम जल को पहले एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। पानी की टंकी, अंडरग्राउंड टैंक, मिट्टी के घड़े, स्टील के बर्तन, विभिन्न धातुओं से बनी बाल्टियां इत्यादि घरेलू इस्तेमाल के लिए भंडारण की विधि का चुनाव करने से पहले पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भंडारण करने की विधि पानी की शुद्धता को प्रभावित न करे। तो यहाँ बताया गया है जो आप किस तरीके से पानी की हम बोल सकते हैं चीजें क्या है, बाल्टी वगैरह में यूज कर लेते हैं, उसमें पानी भंडारित कर लेते हैं, तो उससे पहले भी हमें क्या है उसकी जांच परख जो है वो कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो यही आपके भंडारण में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ आपका आ गया संसाधन उपलब्धता। संसाधन की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि संसाधन आप जानते हैं हमारे आसपास की जो भी वस्तु हमारे यूज में आती है हम उसको संसाधन कहते हैं। तो संसाधन की जो उपलब्धता है वो हम देखेंगे क्या है। संसाधन में संपत्ति, द्रव्य या निधियां होती है जिसका उपयोग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जैसे धन, समय, स्थान, ऊर्जा। संसाधन प्रायः सभी संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए सीमित होते हैं। तो संसाधन क्या है, जब हम अपनी जो भी हम बोल सकते हैं अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, उसकी हम पूर्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कब करते हैं, जब हमारे पास पूर्ण रूप से संसाधन होते हैं। संसाधन में जैसे हो गया धन संसाधन, हम बोल सकते हैं समय, स्थान, ऊर्जा, ये सब क्या है संसाधन जो है क्या कर सकते हैं सभी व्यक्ति के लिए सीमित है। और ये संसाधन जब हमारे पास होंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लेंगे। अब सीमित संसाधन क्या है, तो क्या है हम संसाधनों का प्रयोग क्या है इस प्रकार से करना है कि वो लंबे समय तक चलती रहे, बची रहे। सीमित संसाधन मतलब एक समय के बाद क्या होगा, संसाधन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और उसको बनने में फिर क्या लगेगा, लाखों वर्षों साल का समय जो है वो लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको संसाधन के बारे में बता रखा था। अब यहाँ पे क्या है, परंतु कुछ व्यक्ति के द्वारा कुछ संसाधनों का सही प्रबंध व उपयोग करने पर उनका ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है और उनको वही संसाधन उतनी ही मात्रा में होने पर भी कम पड़ जाते हैं। अर्थात संसाधनों का सामूहिक और कुशल प्रबंधन उनके अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है। अब क्या है, कोई एक व्यक्ति संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति एक साथ करके क्या कर सकते थे, उस संसाधनों का उपयोग कर सकते थे, उसको बचा भी सकते थे। लेकिन कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उस संसाधन का यूज कर रहा है और अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसी का सामूहिक रूप से कुशल प्रबंधन करके हम उस संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और उसको बचा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको संसाधन प्रबंधन दे रखा है, हमें किस प्रकार से संसाधनों का यूज करना चाहिए, किस प्रकार से प्रबंधित रूप से हमें वो कार्य जो है वो करना चाहिए। तो क्या है, समय एक सीमित संसाधन है। जो हमारा समय है, टाइम है, वो भी क्या है, एक सीमित संसाधन है और उसे दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब क्या है, बीता हुआ समय क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट बन जाएगा, हम उसको तो दोबारा ला नहीं सकते हैं, वहां पे जाके कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, वो तो बीता हुआ कल ही रह जाएगा। हमें प्रतिदिन 24 घंटे का समय मिलता है जिसका प्रयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। समय का सही प्रबंधन न किया जाने पर लाख नियंत्रण के बावजूद वह हाथ से निकल जाता है यदि हम समय का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए में अभी हम फिलहाल के स्टूडेंट्स की बात कर ले, क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, उनको अभी के टाइम पे पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले बुक खोलेंगे और बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, वो सोचेंगे 24 घंटे जो है मेरे पास, मैं उसी में जो जितना सिलेबस है 7-8 चैप्टर जो है वो आ रहे हैं उसको कवर अप कर लो। तो क्या ये हो पाएगा? अगर वो अभी से स्टार्ट करे तो हाँ, आधा हम बोल सकते हैं, आधे से ज्यादा हम चैप्टर बोल सकते हैं वो कवर अप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो वही यहाँ बता रखा है कि क्या है, संसाधन का प्रयोग हम खुद से करते हैं लेकिन क्या है, समय का जो प्रयोग है हम खुद से कर रहे हैं लेकिन हम उसको किसी गलत काम में लगा रहे हैं और जब वो टाइम जो है हमारे हाथ से निकल गया है तो हम कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो समय जो है दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। तेजी से बदलती हुई दुनिया, आज जीवन शैली में घर, स्कूल और काम में बाहरी अपेक्षाएं और जिम्मेदारी बढ़ गई है। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी जो जिम्मेदारियां है वो बढ़ती जा रही है, हर जगह हर फील्ड में हम बोल रहे हैं कंपटीशन का टाइम जो है वो चल रहा है। सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना आवश्यक है। अब क्या है, हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमें समय का उचित तौर पर प्रयोग करना आना चाहिए। इस टाइम पे गेम खेलना है, इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पर फोन चलाना है, इस टाइम पर खाना खाना है, ये सारे क्या है, हमें पूर्ण रूप से जो कार्य है उसको एक तरीके से प्रबंधित कर लेना चाहिए अपने समय के अनुसार, क्योंकि अगर एक बार समय चला गया तो फिर उस टाइम को हम दोबारा नहीं ला पाएंगे। अभी यहाँ आपको समय प्रबंधन के सिद्धांत बता रखे, किस प्रकार से समय प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, व्यस्त होने की जगह परिणामों पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत से व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समय की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है, हम व्यस्त होने की जगह क्या करें, परिणामों पर ध्यान दें कि हम किसी भी कार्य में व्यस्त हो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम को नहीं सोच रहे कि वो सही है या गलत परिणाम निकल रहा है। तो हमें क्या है, हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हमें उसके परिणाम को भी क्या है, पूर्ण रूप से सोच कर रखना चाहिए। जैसे कुछ छात्र और छात्राएं परीक्षाओं के लिए पढ़ने की बजाय परीक्षा के बारे में चिंता करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ाई बुक लेके बैठे हैं लेकिन उनको ये टेंशन है किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उस टाइम की जो पढ़ाई होती है वो भी नहीं कर पाते और क्या है, एग्जाम में उनका जो अच्छा हम बोल सकते हैं एक तरीके से अच्छा जो करना चाहते थे वो भी अपना जो बेस्ट है वो नहीं दे पाते हैं।
ठीक है, अब यहाँ समय योजना की आपको परिभाषा बता रखी किस प्रकार से आप समय योजना कर सकते हैं। तो तय अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियां की अग्रिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया को समय योजना कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी तिथि जहाँ पे आपको एक तय तिथि दे दी जाएगी, जैसे आज से 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे, एक आपके पास एक फिक्स टाइम है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप एक टाइम टेबल बना लेंगे किस तरीके से आपको कार्य करना है, किस तरीके से कार्य को अपने बोल सकते हैं डेली लाइफ में लेकर आना है। तो वही आपका क्या होगा, आपका समय योजना कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या दे रखा है आपको, समय और गतिविधि योजना। किस प्रकार से समय और गतिविधि हमें करनी चाहिए, कार्य जो है अपने डेली लाइफ में लाना चाहिए, उसकी जो विविध चरण है और योजनाएं हैं वो आपको बतानी है। तो क्या है, अपना कार्य समय पर शुरू करें। सबसे पहले कार्य खत्म करने के लिए तो कार्य शुरू पर करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अपना कार्य क्या है, समय पर शुरू करना है। नियमित दिनचर्या से कार्य करने से पहले तय समय पर ही कार्य कर लेना चाहिए। अब जैसे आपने तय कर रखा है कि आप बैठे हैं 8 बजे सुबह पढ़ने के लिए, और आपने सोचा कि मैं 11 बजे तक अपना जो काम है, जो पढ़ाई है, जो भी हमें समझना है या कोई भी काम है वो कर लूंगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इससे पहले ही 10 बजे तक क्या हो रहा है, आपका पूरा जो चैप्टर आपने आज का सोचा था वो समझ में आ गया, कवर अप हो गया है, तो क्या होगा, आपका 1 घंटा शेष बच जाएगा, उसमें आप कोई अन्य काम कर पाएंगे। तो क्या है, आपको ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है थोड़ा उससे पहले ही अपना जो कार्य है वो संपूर्ण कर लेना चाहिए, ताकि आपको ब्रेक टाइम भी थोड़ा सा मिल जाए। अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए, कौन से कार्य जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कार्य मुझे कम करने चाहिए, ये सारी क्या है आपको प्राथमिकता जो है वो भी तय करनी आनी चाहिए। कम प्राथमिकता वाले कार्यों की जिम्मेदारी ना ले, नहीं कहना सीखे। ठीक है, कोई भी कार्य ऐसे है जो कि आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम के टाइम में आपकी फैमिली क्या बोल रही है, आप पहले घर के काम करो फिर पढ़ाई करो, तो क्या है आपको वहां पे उस समय बोलना है कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पहले पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो यही आपको बता रखा है कि आप क्या है, कम प्राथमिकता देने वाले कार्य को बाद में कर लेना चाहिए। बड़े कार्य को सुविधाजनक गतिविधियों की एक श्रृंखला में छोटा कर विभाजित कर लेना चाहिए। कोई भी बड़े कार्य है तो उसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं श्रृंखलाओं में उसको विभाजित कर लेंगे, उसके बाद फिर उस कार्य को अपने दैनिक जीवन में लेकर आएंगे। अब यहाँ पे आपको गतिविधियों के जो हम बोल सकते प्रकार है वो बता रखे हैं। तो अनिवार्य प्रकार में क्या है, दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक। मतलब हम इन तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने जो हमने टाइम टेबल जो भी बनाया है आपका, उसका हम जो यूज है वो कर सकते हैं। दैनिक रूप में भी हम बना सकते हैं, साप्ताहिक रूप में भी, मासिक और वार्षिक रूप में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल जो दिखाया गया है, जिससे क्या करना है, आपको समझ लेना है किस प्रकार से आपको जो आपकी योजना जो है वो बनानी है। और क्या है, इस टाइम टेबल को हम देख के क्या कर सकते हैं, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइम टेबल को अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा, इसी तरीके से पूछा जाएगा कि आप एक क्या है, समय योजना, समय प्रबंधक की जो सूची है, प्रणाली है, उसको बनाइए। तो आपको इसी प्रकार से क्या है, अपना जो टाइम टेबल है वो बनाना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रभावी समय प्रबंधक जो है उसके सुझाव, मतलब किस तरीके से समय प्रबंधक जो है उसके जो आप प्रभावी बना सकते हैं अपने कार्य को करने में भी, कि आपका जो कार्य है उसको आप कर रहे हैं तो मन लगा कर रहे हैं, और साथ ही में जो कार्य है आपको समझ में भी आ रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं। तो किए जाने वाले योग्य कार्यों की सरल सूची बनाना। फर्स्ट तो हमें सूची बना लेनी चाहिए, हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। सेकंड, दैनिक साप्ताहिक योजना सारणी, या फिर हमें दैनिक या साप्ताहिक जो योजना सारणी है वो भी बना लेनी चाहिए। इसको हमने डिवाइड कर लिया छोटे छोटे कामों में, और साथ ही में दैनिक या फिर दिन की हम बात कर ली, या फिर साप्ताहिक सप्ताह की बात कर ली, उसमें हमने उसको डिवाइड कर दिया है। दीर्घकालीन लंबे समय की योजना सारणी, हम लंबे समय की योजना सारणी भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको नेक्स्ट दे दिया है समय प्रबंधन की स्थितियां, किस प्रकार से आप समय प्रबंधन कर सकते हो, उसकी स्थितियों के बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या है, चरम भार अवधि। ठीक है, किसी निश्चित अवधि में काम की अधिकतर मात्रा चरम भार अवधि कहती है, जैसे प्रातः काल समय या रात्रि के भोजन का समय। अब यहाँ क्या है, चरम भार हम बोल रहे हैं अवधि, तो इसमें क्या है, किसी निश्चित अवधि में काम करने की अधिकतम मात्रा, किसी भी निश्चित, अब बोल रहे एक निश्चित समय जहां पे हमें काम की जो मात्रा है अत्यधिक है, ज्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, चरम भार अवधि कहेंगे। नेक्स्ट आपका दे रखा है कार्य वक्र। इसमें क्या है, किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किए गए चित्रात्मक निरूपण से है, जिसके द्वारा
कार्य की स्फूर्ति पैदा करने की अवधि, काम करने की अधिकतम क्षमता की, स्थिरता की स्थिति और थकान के कारण अधिकतम गिरावट की स्थिति को कहते हैं। अब ये कार्य वक्र क्या है, तो हम किसी भी स्टेज पे, किसी भी टाइम पे क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से अपना सब कुछ बेस्ट दे रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने कार्य को पूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और साथ ही में क्या है, एक ऐसा टाइम जहाँ पे हमें थकान हो रही है या फिर हमें क्या है, ऐसी स्थिति आ रही है कि अपने कार्य को नहीं कर पा रहे, तो हम उसको किसमें डिवाइड करेंगे, हमारे कार्य वक्र में करेंगे। नेक्स्ट, विश्राम अंतराल दे रखा है आपको। तो इसमें क्या है, काम करने के समय के दौरान कई अनुपातक काम में मदद न पहुंचने वाले रुकावट, या जो भी हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसे काम जिसकी वजह से हम कार्य में रुकावट आती है, इन्हें विश्राम अंतराल की अवधि कहते हैं। इसकी आवृत्ति तथा समय बहुत महत्वपूर्ण होती है, यह ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। अब क्या है, विश्राम अवधि में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है, इसमें छोटा सा जो अंतराल है, ब्रेक जो हमें लेना चाहिए ताकि हम जो कार्य कर रहे हैं हमें वो भी समझ में आए, कार्य जो है वो पूर्ण भी हो पाए। तो वो आपके किस में आएगी, आपके विश्राम अंतराल अवधि में वो आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट आपको दे रखा है कार्य का सरलीकरण, हम किस प्रकार से जो कार्य है उसको सरल बना सकते हैं। तो क्या है, कार्य करने की सबसे सरल, आसान और अति शीघ्र विधि से करने की चेतन कोशिश कार्य का सरलीकरण कहलाती है। कोई भी कार्य हम पूर्ण रूप से मन लगा क्या चाहते हैं, उस कार्य को हम सरल बना ले, आसान बना ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा सरलीकरण कहेंगे। अर्थात दो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे समय और मानव ऊर्जा का सही मिश्रण और प्रबंधन। तो क्या है, यहाँ बता रखा है किस तरीके से हम समय और मानव ऊर्जा, मतलब एक बच्चा क्या है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, 2 से 3 घंटे क्या है वो पढ़ाई कर रहा है दिन में केवल, और साथ ही में पूरी ऊर्जा के साथ पूरा मन लगा के उसको कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ऐसी रात में कर रहा है वो 10 से 11 हम बोल ले, 10 से 12 बोल ले, तो क्या है, जब ये काम कर रहे हैं और साथ ही में मानव ऊर्जा मतलब पूर्ण रूप से उस काम के लिए एकाग्र है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संसाधन का एक उचित मिश्रण या प्रबंधन कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं, जैसे कि हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरण में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। मतलब चेंजेस लाना आवश्यक है इसके लिए, जो हमारा कार्य सरलीकरण है उसके लिए हमें कोई ना कोई बदलाव बीच बीच में जो है वो लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका संसाधन प्रबंधन दे रखा है। तो इसमें क्या है, जो है सुप्रबंधित स्थान न केवल काम करते समय आराम देता है बल्कि आकर्षण भी दिलाता है। मतलब कोई ऐसा स्थान जो कि बहुत तरीके से हमारे लिए हम बोल सकते हैं पूरा कर रहा है, हमारी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उससे हमें आराम भी मिल रहा है और साथ ही में आकर्षण, हम कार्य के प्रति क्या है एक तरीके से आकर्षित भी हो रहे हैं। स्थान प्रबंधन में शामिल है स्थान का नियोजन, योजना अनुसार उसकी व्यवस्था, उसके उपयोग के अनुसार योजना क्रियान्वयन और कार्यकर्ता तथा सौंदर्य बोध की दृष्टि से उसका मूल्यांकन। स्थान परिबंधन जो आपका प्रबंधन है उसमें क्या बता रखा है कि स्थान को इतनी आकर्षित तरीके से निर्मित कर रखा है कि लोग क्या है वहां पे आरामदायक स्थिति में बैठ भी रहे हैं, साथ ही में आकर्षण की वजह से क्या है उस स्थान में अच्छी तरीके से घुल मिल भी गए और अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो वो हमारा किस में आएगा, तो हमारा जो है यहाँ पे संसाधन स्थान प्रबंधन है उसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, तो स्थान नियोजन के सिद्धांत बता रखे हैं। तो इसमें क्या है, घर में कार्य क्षेत्र का डिजाइन तैयार करते समय ध्यान रखा जाने वाले सिद्धांत निम्नलिखित है। किस तरीके से हम घर में कोई ऐसा स्थान बना रहे जहाँ पे व्यक्ति बैठ के काम करेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे, तो उसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं होंगी, कौन कौन सी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, स्वरूप, किस प्रकार से उसका रूप तैयार किया जाएगा, प्रभाव, प्रभावी मतलब ऐसा कलर की हम बात कर ले या फिर ऐसे डिजाइन की बात कर ले जो कि व्यक्ति को प्रभावित करेगा। एकांतता, भीतरी बाहरी, क्या है, एकांतता भी है जहाँ पे हमें बाहरी रूप से भी एकांतता मिल रही है और भीतरी रूप से भी प्राप्त हो रही है। कमरे की स्थिति, कमरे की स्थिति क्या है, साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, हम बोल सकते हैं पेंट का जो कलर है वो हमें इफेक्ट ना करे, और क्या है हम कार्य करने में पूर्ण रूप से अपना जो ध्यान है वो लगा सके। और खुलापन, अब क्या है बंद कमरा है तो क्या है घुटन भी हो सकती है, तो क्या है वातावरण इस प्रकार से रखना चाहिए कि वो हम बोल सकते हैं पूरी तरीके से हम क्या है उस स्थान में कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।